शालिनी उठकर बैठती है और अपने माथे का पसीना पोंछते हुए खुद से कहती है, मुझे जाना पड़ेगा। शालिनी जल्दी से अपने बेड से उतरती है और दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। शालिनी के जस्ट बगल में जो कमरा था, युग और उसके दोस्त उसी कमरे में गहरी नींद में पसरे हुए थे। जब शालिनी देखती है कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, तो वो बिना कोई आहट किए जल्दी जल्दी वहां से निकलने लग जाती है। शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलती है और कुछ ही देर में बंगला मुड़ा घाट पर पहुंच जाती है। बंगला मुड़ा घाट पर उसके सिवा कोई नहीं था। वो वहां पर अकेली थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो बार बार उसके बदन को छू रही थी, पर इस वक्त उसे ठंड की जरा भी परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शालिनी बंगला मुड़ा घाट पर आते से ही कुछ ढूंढने लग गई थी। वो बार बार अपने आसपास देख रही थी और दूर तक भी नजर दौड़ा रही थी, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जिसे वो ढूंढ रही थी वो वहां पर नहीं था। शालिनी का चेहरा उतर चुका था। वो बहुत टेंशन में लग रही थी। शालिनी मायूसी के साथ खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं? बाबा तो यहाँ पर नहीं है। सुबह मैंने उनसे बोल तो दिया था कि जब मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उन्हें बुला लूंगी, पर अब बुलाऊं कैसे? मैं ये कैसे भूल गई कि मैं अपनी शक्तियां खो चुकी हूँ। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पर होंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं नदी पार करके रोंका-मुचा घाट पर देख कर आऊं। शालिनी परेशान हो जाती है। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने बाबा से संपर्क साधे। शालिनी आहिस्ते आहिस्ते किश्नोई नदी के किनारे पर आती है और अपने आसपास देखती है, जैसे वो निश्चिंत हो रही हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। जब उसे पूरी तरह तसल्ली हो जाती है कि कोई उसे नहीं देख रहा, तो वो अपने बाबा को पुकारती है, बाबा, बाबा। सन्नाटा होने के कारण शालिनी की आवाज घाट पर गूंजने लगी थी। शालिनी की आवाज एकदम यामिनी की आवाज की तरह निकली थी, उसी अंदाज में जिस अंदाज में यामिनी की निकलती थी। शालिनी फिर अपने बाबा को पुकारती है, पर कुछ जवाब नहीं आता है। वो काफी परेशान हो गई थी। शालिनी खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं? लगता है बाबा तक मेरी आवाज पहुंच ही नहीं रही है। मुझे बाबा से किसी भी हालत में आज के आज ही मिलना होगा, वरना देर हो जाएगी। शालिनी फिर अपने बाबा को पुकारने लग जाती है, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। शालिनी थक हार कर रेत पर ही बैठ जाती है और अपने बाबा को पुकारना बंद कर देती है। शालिनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका चेहरा पूरी तरह उतर गया था। वो एकटक नजर से रेत को देखे जा रही थी। शालिनी मायूसी के साथ बैठी ही थी कि तभी वो देखती है कि उसके हाथ के ऊपर कहीं से एक जुगनू आकर बैठ जाता है, जो जगमग जगमग जगमगा रहा था। अंधेरे में जुगनू की पीली रोशनी शालिनी को बहुत आकर्षित कर रही थी। उस जुगनू से शालिनी की नजर ही नहीं हट रही थी। देखते ही देखते वो जुगनू शालिनी के हाथ पर से उठकर हवा में उड़ने लग जाता है। जब शालिनी अपनी नजरें ऊपर करती है तो वो हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में ढेर सारी चमकदार पीली रोशनी नजर आने लग जाती है। शालिनी के आसपास कई सारे जुगनू मंडराए जा रहे थे, वही जुगनू जो यामिनी के पास मंडराते रहते थे। यामिनी की आत्मा ने अपनी शक्तियां भले ही खो दी थी, पर वो जुगनू जिनसे वो बेपनाह प्यार करती थी, वो आज भी उसके साथ ही थे। यही प्यार होता है जो आपके अच्छे और बुरे दोनों वक्त पर आपके साथ रहता है। वो जुगनू एक राउंड शेप में शालिनी के आसपास घूमे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका चक्कर लगा रहे हों। उन जुगनुओं को देखकर शालिनी समझ गई थी कि वो जुगनू उसकी मदद करना चाहते थे। वो उसे इस तरह मायूस नहीं देख सकते थे। शालिनी के आसपास एक पीली चमकदार रोशनी एकत्र हो गई थी। आसमान से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे रात के अंधेरे में घाट पर कोई ऊर्जा पिंड चमक रहा हो। शालिनी उन जुगनुओं को देखते हुए फुसफुसाते हुए कहती है, बाबा, बाबा, बाबा। जैसे ही शालिनी अपने बाबा को 3 बार आवाज लगाती है, तो पहले वो जुगनू स्पीड के साथ शालिनी का एक चक्कर लगाते हैं, फिर गोल घूमते हुए ही झुंड में रोंका-मुचा घाट की तरफ जाने लग जाते हैं। अगले ही पल वो सारे जुगनू वहां से चले जाते हैं और बंगला मुड़ा घाट पर वापस से अंधेरा छा जाता है। शालिनी अपनी नजरें घाट के दूसरी तरफ टिकाए हुए थी। उसे उम्मीद थी कि वो जुगनू उसके बाबा को लेकर जरूर आएंगे। काफी वक्त हो गया था, पर वो जुगनू अभी तक नहीं आए थे। वक्त निकलते जा रहा था। शालिनी को देर हो रही थी।
दूर दूर तक एक भी जुगनू दिखाई नहीं दे रहा था। शालिनी अपने बाबा से बिना मिले वहां से वापस जाने का फैसला कर लेती है। शालिनी अभी घाट पर से जाने के लिए उठी ही थी कि तभी वो देखती है कि वो जुगनू जो घाट के दूसरी तरफ गए थे वो वापस लौटने लग गए थे। पर इस बार वो अकेले नहीं आ रहे थे, साथ में यामिनी के बाबा रज्जन को लेकर आ रहे थे। रज्जन के हाथ में बड़ा सा डंडा था जिसके सहारे वो नदी में आगे बढ़ते जा रहा था। नदी में घुटनों तक पानी था, जिस कारण रज्जन को नदी पार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। अपने बाबा को सामने देखकर शालिनी खुश हो गई थी। शालिनी नम आंखों से कहती है, आप आ गए बाबा। रज्जन कहता है, मुझे तो आना ही था बेटी, तूने इन जुगनुओं को जो मुझे लेने भेजा था। मैं तो इन जुगनुओं को देखते से ही समझ गया था कि इन्हें तूने ही मेरे पास भेजा होगा। भला ये तेरे अलावा किसी और की बात मानते कहाँ हैं? एक तू ही तो इनकी भाषा समझ पाती है और ये तेरी। शालिनी चुप खड़ी रहती है। वो जुगनू अभी भी शालिनी और रज्जन के आसपास मंडरा रहे थे। रज्जन कुछ सोचते हुए कहता है, हम आज सुबह ही तो मिले थे, फिर तूने मुझे रात को ही क्यों बुला लिया? कोई परेशानी है क्या बेटी? शालिनी घबराते हुए कहती है, अभी तो नहीं है बाबा, पर बहुत जल्दी एक बड़ी परेशानी आने वाली है जिसका सामना करने के लिए हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा। रज्जन हैरानी के साथ पूछता है, तू किस परेशानी की बात कर रही है बेटी, और तू इतनी घबराई हुई क्यों है? शालिनी रज्जन के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, बाबा आज सुबह जब मैं आपको मिली तो मैं आपको तारा के बारे में बताना भूल गई थी। रज्जन मुंह बनाते हुए पूछता है, तारा? कौन तारा बेटी? शालिनी रज्जन को तारा के बारे में बताते हुए कहती है, तारा वो बच्ची है बाबा जिसकी आंखों में मैंने वो रोशनी देखी है जो आज तक किसी में नहीं देखी। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मैं भी समझ गई थी कि तारा कोई मामूली बच्ची नहीं है, उसके पास कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है। शक्ति नहीं बाबा, महाशक्ति, जिसकी मायाधारी को जरूरत है। रज्जन घबराते हुए कहता है, क्या कहा? मायाधारी को? शालिनी कहती है, हाँ बाबा, मायाधारी को। जिस दिन वर्चस्विनी तारा को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी आई थी उस दिन मैंने एक आंख को ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास भटकते देखा था, जो ग्रेवयार्ड कोठी में घुसने से पहले ही नष्ट हो गई। मुझे लगता है वो आंख तारा का पता लगाने ही आई थी। इससे पहले और बाद में मैंने कभी उस आंख को कहीं भटकते नहीं देखा था। रज्जन कहता है, पर यह भी तो हो सकता है बेटी कि वो आंख किसी और ने भेजी हो। शालिनी कहती है, नहीं बाबा, वो आंख मायाधारी नहीं भेजी थी। आप कैसे भूल सकते हैं कि इस पूरे संसार में बस मायाधारी के पास ही नयन शक्ति है और किसी के पास नहीं। शालिनी की बातें सुनकर रज्जन सोच में पड़ जाता है। रज्जन खुद से बड़बड़ाता है, मायाधारी की आंखें नोच ली गई थी और अब वो मर रही होगी, उसे उसकी जरूरत थी। कहीं तारा वही बच्ची तो नहीं जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? शालिनी रज्जन को बीच में टोकते हुए कहती है, आप किस भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं बाबा? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रज्जन बात को काटते हुए कहता है, उसके लिए पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा मेरी बच्ची कि तारा ही वो बच्ची है या नहीं, तभी मैं तुझे कुछ बता पाऊंगा। शालिनी चुप खड़ी रहती है। उसे अपने बाबा की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे थे। रज्जन हिचकिचाहट के साथ कहता है, तुझे पता है ना बेटी, कल रात अमावस्या है। शालिनी एक लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, हाँ बाबा पता है। मैं भला पूर्णिमा अमावस्या को कभी भूल सकती हूँ क्या? पर अब तो मेरे पास शक्तियां नहीं है। क्या अभी भी मुझे शिकार करना शालिनी अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही रज्जन उसे बीच में टोकते हुए कहता है, शक्तियां नहीं है तो क्या हुआ बेटी? अभिशाप तो है ना? भूल मत, तेरा शरीर सिर्फ शालिनी का है पर उसके अंदर आत्मा एक यक्षिणी की है। तू अभी भी एक यक्षिणी है और यक्षिणी कभी अपने अभिशाप से मुक्ति नहीं पा सकती जब तक वो अभिशाप खत्म न हो जाए। शालिनी हिचकिचाहट के साथ कहती है, तो क्या कल रात फिर मुझे एक शिकार करना पड़ेगा बाबा? रज्जन चुप रहता है, शालिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। शालिनी रज्जन पर दबाव बनाते हुए पूछती है, आप चुप क्यों है बाबा? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। रज्जन धीरे से कहता है, मैं कुछ नहीं कह सकता बेटी कि कल रात क्या होगा। कल रात कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हो सकता है वो अभिशाप तुझे फिर से शिकार करने के लिए मजबूर करे, इसलिए अपने आप पर काबू रखना और जितना हो सके युग से दूर रहना। शालिनी रज्जन की बात से सहमत होते हुए कहती है, ठीक है बाबा, मैं समझ गई। रज्जन वहां से जाते हुए कहता है, तू अपना ख्याल रखना, तब तक मैं तारा के बारे में पता लगाता हूँ कि तारा वही बच्ची है या नहीं। इतना कहकर रज्जन वहां से चले जाता है। रज्जन के जाते ही शालिनी भी ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है।
सुबह के 8 बजे ग्रेवयार्ड कोठी में युग और उसके दोस्त उठ चुके थे। युग के सारे जख्म ठीक हो गए थे और वो अपने पैरों पर चल भी पा रहा था। ये देखकर उसके दोस्त काफी खुश थे। कछुआ युग के जख्मों को देखते हुए कहता है, यार युग, तुझे नहीं लगता है तेरे जख्म कुछ ज्यादा ही जल्दी भर गए? ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कायर कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, सही कहा, मुझे तो किसी जादू की तरह लग रहा है। युग मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, जख्म इतने गहरे ही कहाँ थे जो उसे भरने में वक्त लगे। हल्की सी खरोंचे तो थी, ऐसी खरोंचे तो कई लगी हैं मुझे बचपन में। कछुआ कहता है, फिर भी यार, इतनी जल्दी रिकवर होते हुए मैंने पहले कभी किसी की चोटों को नहीं देखा। बात करते करते ही युग और उसके दोस्त कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आ जाते हैं। हॉल में पहुंचकर अभिमन्यु देखता है कि ग्रेवयार्ड कोठी का मेन दरवाजा खुला हुआ था। अभिमन्यु उस दरवाजे को देखते हुए कहता है, ये दरवाजा किसने खुला रख दिया? कल रात तो इसे मैंने बंद किया था। तूने खोला क्या कछुए? कछुआ हंसते हुए कहता है, मैं क्यों खोलूंगा भला, मैं तो कल रात से अभी नीचे आया हूँ। कल तूने ही तो दरवाजा बंद किया था। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ तभी तो बोल रहा हूं कि किसने खोल दिया दरवाजा। कायर अपने हाथ से अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैंने भी नहीं खोला यार। अभिमन्यु युग को देखते हुए कहता है, युग तो खोल नहीं सकता, कहीं शालिनी ने तो नहीं खोल दिया? युग मुंह बनाते हुए कहता है, भला शालिनी क्यों दरवाजा खोलेगी? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है शालिनी ने खोल दिया हो और बंद करना भूल गई हो। तू पिछली बार बता रहा था कि शालिनी एक बार नींद में चलते हुए बंगला मुड़ा घाट पर पहुंच गई थी और वहीं पर तुझे मिली थी। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि शालिनी को नींद में चलने की आदत है। मैं देख कर आता हूँ शालिनी को कि वो अपने कमरे में है या नहीं। इतना कहकर युग जल्दी जल्दी शालिनी के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जब वो शालिनी के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि शालिनी वहीं बेड पर बड़े आराम से सो रही थी। जैसे ही युग शालिनी के कमरे में पहुंचता है, नीचे से अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है, युग, शालिनी है ना अपने कमरे में? युग भी वहीं से अभिमन्यु को आवाज लगाते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, शालिनी यहीं पर है, सो रही है अपने कमरे में, तू चिंता मत कर। इतना कहकर युग शालिनी की तरफ देखने लग जाता है। आज पहली बार युग शालिनी की तरफ आकर्षित हो रहा था। युग की नजर शालिनी से हट ही नहीं रही थी। वो शालिनी को निहारने लग गया था। उसे वो एहसास होने लगा था जब यामिनी उसके पास रहती थी। ये सब अमावस्या के कारण हो रहा था कि जिस कारण वो शालिनी की तरफ खींचा चला जा रहा था। युग शालिनी को निहार ही रहा था कि तभी युग की नजर शालिनी के पैरों पर पड़ती है। वो देखता है कि शालिनी के पैरों पर रेत लगी हुई थी। सिर्फ उसके पैरों पर नहीं, बल्कि बेड के नीचे भी रेत गिरी हुई थी। युग मन ही मन हैरानी के साथ सोचता है, ये रेत कैसी है शालिनी के पैरों में? यहाँ आसपास तो सिर्फ घाट पर रेत है। इसका मतलब ये कि शालिनी रात को घाट पर गई थी, पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।